और अब खबर तफसील से। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ सीबीआई जांच कराने के रियासती हुकूमत के फैसले के बाद अब सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में पाई जाने वाली बदउनवानियों की जांच कराने के मुतालबे में तेजी आ गई है। वसीम रिजवी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करने वाले वक्फ कारकुन शब्बीर शौकत आबदी ने हुकूमत से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जुफर फारूकी के खिलाफ भी सीबीआई जांच का मुतालबा किया है। शब्बीर शौकत आबदी का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी के हुक्म पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड में पाई जाने वाले बदउनवानियों की जांच की थी। सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने सुन्नी और वक्फ बोर्ड में पाई जाने वाली बदउनवानियों की रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी थी, लेकिन सेंट्रल वक्फ बोर्ड की सिफारिशात के बावजूद हुकूमत ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। वाज़ेह के इलाहाबाद में वाक़ तारीखी इमामबाड़ा गुलाम हैदर को मुनहदिम कराने और इस पर शॉपिंग मॉल बनाने के इल्जाम में वसीम रिजवी के खिलाफ इलाहाबाद कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस एफआईआर की बुनियाद पर रियासती हुकूमत ने वसीम रिजवी के खिलाफ सीबीआई जांच कराने का हुक्म दिया है। ईमानदारी से ये सीबीआई इंक्वायरी कर दी जाए और उसमें इस तरह के लोगों को पनिश कर दिया जाए तो फिर आप ये समझ लीजिए कि सारे वक्फ जो हैं वो बचेंगे। और ये बहुत अच्छा मैसेज जाएगा सरकार का कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पीरियड के अंदर ईमानदारी से वक्फ की इंक्वायरी कराने के बाद जो मुजरिम थे उनको सजा दिया। ये तो उनको करना चाहिए। शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल। कोई शिया सुन्नी नहीं, जो भी वक्फ लूटा गया है ना, सरकार की जिम्मेदारी है। वक्फ शिया बोर्ड में दर्ज हो या सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज हो, दोनों का मकसद एक था, दोनों लूटा गया है। तो दोनों लूटा गया तो दोनों चेयरमैन के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि ईमानदारी से इंक्वायरी होगी और इसका नतीजा अच्छा आएगा ताकि दूसरे लोग इस तरह की हिम्मत न। उत्तर प्रदेश में 8 माह से ज्यादा वक्त से बंद डिग्री कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में आज से शराइत के साथ बाज़ाब्ता तौर पर तालीम की शुरुआत हो गई। कॉलेज में आए स्टाफ और तालिब इल्मों के लिए सरकारी हिदायत और जिला इंतजामिया की जानिब से जारी अहकामात पर सख्ती से अमल की ताकीद की गई है। 8 माह बाद खुले कॉलेजेस में पहले रोज हालात का जायजा लिया हमारी टीम ने। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से मुंसलिक सहारनपुर और मेरठ मंडल के तकरीबन 1100 जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर भी आज से बाज़ाब्ता तौर पर ऑफलाइन तालीम की शुरुआत हो गई है। इससे पहले यहाँ एग्ज़ाम्स तो हो रहे थे लेकिन वो ऑनलाइन भी हुए, ऑफलाइन भी हुए। तो यही हम जानने की कोशिश करेंगे। आज हम मौजूद हैं इस्माइल गर्ल्स डिग्री कॉलेज में। यहाँ पे मैम, कितने दिन बाद स्कूल में फिर से ये शुरुआत हुई है और किस तरह का एक माहौल है, क्या एहतियात बरत रहे हैं? लॉकडाउन लगते ही कॉलेजेस बंद हो गए थे। इस बीच एग्जाम्स तो हुए लेकिन क्लासेस नहीं चली। जिस तरह से लग रहा है कि दूसरी लहर कोरोना की फैल रही है और दिल्ली में बहुत ज़्यादा केसेस हैं, मेरठ क्योंकि करीब में है तो उसकी वजह से यहाँ पे भी केसेस बढ़ रहे हैं, पिछले दिनों में आए थे। अब जबकि कॉलेजेस खुल गए हैं, किस तरह की एहतियात आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि अगर कॉलेजेस में इस तरह से कुछ मिल गए इन्फेक्शन के तो फिर मुश्किल हो सकती है। मुश्किल तो है लेकिन हम पूरी सावधानी रख रखे हैं कि सैनिटाइजर है, रूम में डिस्टेंस बनाए हुए है। कोशिश ये करते हैं कि अगर किसी क्लास में जैसे 40 बच्चे होते थे तो अब 40 बच्चों को एक साथ नहीं बिठाएंगे, उनको पार्ट्स में 20-20 बच्चे बिठा के दूर बैठा के और पास से उनसे कांटेक्ट नहीं करेंगे जिससे उन्हें परेशानी हो। यहाँ पे कुछ बच्चे मौजूद हैं जो आज बहुत दिन बाद यहाँ पर कॉलेज आए हैं। अपना आप किस क्लास में हैं और आज पहले दिन कैसा महसूस कर रहे हैं? सर, मेरा बीकॉम फर्स्ट ईयर है। जस्ट बिकॉज इसलिए कि लॉकडाउन की वजह से तो 1 साल मिस हो चुका है, उसमें तो ना तो कुछ हो पाया और ना हम कर पाए। और दूसरी बात, मैं अपने आदर्श से कहना चाहूँगी कि कोरोना के चलते हमें इतनी दुआएं दें कि कोरोना भी चला जाए और जो हमारा 1 साल है वो यादगार बनकर रह जाए। क्या लगता है आपको, आप कितने दिन बाद आज कॉलेज आई और किस तरह से अभी जो क्लासेस शुरू हुई हैं उसमें क्या फ़ायदा आपको लग रहा है कि ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन और क्लास जो शुरू होती है उसमें ज़्यादा फ़ायदा है? उसमें इसलिए फ़ायदा है कि ऑनलाइन में थोड़ा बच्चा होता है, दिमाग थोड़ा लगता नहीं है इसमें, तो इसलिए यहाँ पे ऑफलाइन पढ़ा जाए, इसलिए पढ़ाई हो पाती है, वरना तो मुश्किल ही है ऑनलाइन होनी। जो अभी जिस तरह से इन्फेक्शन फैल रहा है, आपको लगता है कि बाहर क्योंकि निकल रहे हैं, ये ज़रूरी भी है कि क्लासेस करें जाके,
तो ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं वो किस तरह से, जो तालिबे इल्म है वो किस तरह से एहतियात कर रहे हैं, आप लोग क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं और दूसरों को भी यही कहेंगे? यही कह रहे हैं कि डिस्टेंसिंग बना के रखें और टाइम टाइम पे सैनिटाइज़र भी करें, और ये कोरोना ऐसा है कि इससे बचने में ही फ़ायदा है। जिस तरह से कोरोना का एक कहर नाजिल हुआ और उसके बाद से ही रोज़गार से लेकर बाज़ार और तालीमी इदारे सब बंद थे, लेकिन अब ज़रूरत ये है कि हम इसके साथ ही जिएं लेकिन एहतियात भी बरतें, और इसी कोशिशों को आगे बढ़ाते हुए गवर्नमेंट का भी ये फ़ैसला है कि आज से कॉलेजेस खुलें लेकिन एहतियात भी बरती जाए, क्योंकि ख़तरा अभी टला नहीं है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, जब तक कि ये इस वबा से हम निपटने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं होते, एहतियात अभी बरतना बहुत ज़रूरी है। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18, मेरठ। तो मुल्क में फैली कोरोना वबा के बाद से बंद उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटियों और डिग्री कॉलेजेस आज से 50% तलबा हाजिरी के साथ खोल दी गई। हालांकि आज पहले दिन तलबा की हाजिरी काफी कम रही, लेकिन इंतजामिया ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। ऑड इवन फार्मूले के तहत तलबा को बुलाया जाएगा। पहले दिन कॉलेज पहुंचे तलबा ने मसरत का इजहार करते हुए कहा कि आज कई माह बाद अपनी पढ़ाई के लिए कॉलेज पहुंचे तो काफी खुश हैं। वहीं उन्होंने कॉलेज इंतजामिया की जानिब से किए गए इंतजामात पर भी इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि मास्क पहनकर हुकूमत की गाइडलाइन पर अमल करें। क्लासेस में तो हम लोग रोल नंबर के हिसाब से ऑड और इवन नंबर है, उसी तारीख के हिसाब से ऑड और इवन नंबर को बना दिया है। और कुछ क्लासेस में सेक्शंस हैं तो उन सेक्शंस को 2 हिस्सों में तोड़ दिया है, तो उन सेक्शंस को A1 और A2 कर दिया है। तो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को एक सेक्शन आएगा, मंगलवार और बृहस्पतिवार, शनिवार को उसी सेक्शन का दूसरा हिस्सा आएगा। तो इस प्रकार से 50% अटेंडेंसेस को हम इंश्योर करेंगे। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि कब कॉलेजेस स्टार्ट हों, आज फाइनली वो दिन आ गया है। क्या कहना चाहेंगे, कैसी गाइडलाइंस हैं, आप कैसा फॉलो कर रहे हैं कोविड को? अच्छा ही हो रहा है सब। मास्क लगाए हुए हैं सब लोग? नहीं, कुछ लोग लगाए हुए हैं बट कुछ लोग नहीं। क्या कहना चाहेंगे, लगाना चाहिए? लगाना चाहिए, कोविड अब बढ़ ही रहा है। सर काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब पहली बार आए इस कॉलेज में एडमिशन लेने आए, बीवॉक में, IT में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्कूल मतलब कॉलेज भी काफ़ी अच्छा लगा। वहीं कानपुर में क्राइस्टचर्च कॉलेज का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने। कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, तो आज से उत्तर प्रदेश में डिग्री कॉलेजों को खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। सरकार ने जिस तरह से ये आदेश दिए हैं उसके अंतर्गत कई नियम होंगे। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मैं इस समय मौजूद हूँ कानपुर के क्राइस्टचर्च कॉलेज में, जो कि महाविद्यालय है, कानपुर यूनिवर्सिटी से संबंधित है। यहाँ पर आज से इसे खोल दिया गया है। यहाँ पर लोगों का और स्टूडेंट जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं, लेकिन कई नियमों के साथ इसे खोले जाने की अनुमति दी गई है। अगर क्लासों की बात की जाए तो यहाँ 50% के हिसाब से क्लासेस शुरू होंगी, जिसके अंतर्गत 50% जो छात्र होंगे वो क्लासों में मौजूद रहेंगे। लोग आज से ही आ रहे हैं। क्लासेस आज लगी, लेकिन मॉर्निंग में क्लासेस लगी हुई हैं। और अगर नियम की बात की जाए तो यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइज़र का पूरा इंतज़ाम किया गया है। देखिए यहाँ पर गेट पर सारा इंतज़ामात है, यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आने जाने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, सैनिटाइजन किया जा रहा है हाथों को। वहीं पर अगर कंटोनमेंट जोन की बात की जाए तो इस नियम को भी लागू किया गया है कि जो शिक्षक या जो कर्मचारी हॉट स्पॉट से आएंगे, यानी कोरोना संक्रमित क्षेत्र से होंगे, उनको कॉलेज नहीं आना है, इसकी भी व्यवस्था की गई है। तो सरकार ने जिस तरह से आज से महाविद्यालयों को खोलने का आदेश दिया है, उसके साथ कई नियम भी लागू किए हैं, जिसे देखना होगा कि उसका किस तरह से पालन होगा। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। मुरादाबाद में 33 मदारिस के टीचरों ने एहतजाज किया। मदारिस के कलेक्ट्रेट डिपार्टमेंट के बाहर यह एहतजाज हुआ। एहतजाजी टीचरों ने कहा कि इन्हें 54 माह से तनख्वाह नहीं मिली है और इनको सख्त माली मुश्किलात का सामना है। अफसर बराए अक़लियती बहबूद और असिस्टेंट रजिस्ट्रार चिटफंड के खिलाफ जमकर नाराजगी का इजहार किया। वहीं मुरादाबाद के जिला मजिस्ट्रेट के तवस्सुत से उत्तर प्रदेश के गवर्नर को मेमोरेंडम इरसाल किया गया। हमारी सैलरी रुकी हुई है, 54 महीने से पिछले हमारी सैलरी नहीं आई है, हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर हम मदरसा टीचर्स हैं, हम 11 मदरसे के टीचर्स यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं इस टाइम, और जो हमारी सैलरी आई थी वो 31 मार्च को वापस हो चुकी है।
ऑफिस जाते हैं तो विवाद बता दिया जाता है कि मैनेजमेंट कमेटी का है, लेकिन उसमें हमारी सैलरी रोकी जा रही है। कम से कम हमारी सैलरी तो मिलनी चाहिए सर। हम किस प्रॉब्लम को फेस करना है इस टाइम ये हम ही जानते हैं। 54 महीने से सैलरी ना मिलना बहुत बड़ी बात होती है सर। प्रॉब्लम तो यही है, यहाँ से हमारी सैलरी रिलीज नहीं हो पा रही है। अगर कुछ करें सर तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन कोई करना ही नहीं चाह रहा, कोई बोलना ही नहीं चाह रहा। लव जिहाद एक बार फिर बहस का मौजू बना हुआ है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मुबैना लव जिहाद पर कानून वज़ा करने के अज़्म का इजहार किया है। इस मामले पर बयानबाजियों का सिलसिला भी जारी है। सियासत और मुख्तलिफ शोबा हयात से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदा शख्सियात इस मामले पर अपने ख्यालात का इजहार कर रही हैं। मारूफ शायर मुनव्वर राना ने भी लव जिहाद के मामले पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि यूं तो लव जिहाद सिर्फ एक जुमला है जो समाज में नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम लड़कियों का होता है। लड़के कहीं और शादी कर लेते हैं। मुनव्वर राना लिखते हैं कि वो लव जिहाद पर कानून की मशरूत तौर पर हिमायत करेंगे अगर इसकी शुरुआत पहले मरकज में बैठे 2 लव जिहादियों से की जाए ताकि 2 मुस्लिम लड़कियों का उनके साथ निकाह हो सके। दीगर मज़ाहिब में शादी करने वाले बीजेपी लीडरों के खिलाफ कार्रवाई हो। आगे बढ़ेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद आगरा के राजा मंडी बाजार में खरीदारी के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों लोगों का हुजूम बाजार में बिना मास्क के पहुंचा तो पुलिस बेबस नजर आई। लोग खुद ही अपनी जान खतरे में डालते देखे गए। बाजार में धज्जियां उड़ती। सोशल डिस्टेंसिंग का हमारे नुमाइंदे ने जायजा लिया। कोरोना लगातार भयावह रूप लेता जा रहा है। कोरोना से मौतों के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, लेकिन आगरा के राजा मंडी बाजार की तस्वीर देखिए, हैरान करने वाली तस्वीर। यहाँ कई हजार लोग उमड़ पड़े हैं खरीदारी के लिए। ना तो चेहरे पर मास्क है इनके और सामाजिक दूरी की कोई बात ही नहीं है। यहाँ इतनी ज़बरदस्त भीड़ है, पुलिस वाले परेशान हैं, हैरान हैं और गिनती के 1-2 पुलिसकर्मी ही लगे हैं जिनके बस की बात नहीं है इस भीड़ पर नियंत्रण पाना। आप देखिए, ये तस्वीरों में देखिए आप, न्यूज़ 18 दिखा रहा है कि किस तरह से लोग एकदम जैसे कोई कोरोना का खौफ नहीं। हम आगे भी चलेंगे इस बाजार में और दिखाएंगे कि पुलिस कर्मियों के सामने ही, यानी पुलिस को जानकारी है कि इस तरह बाजार में भीड़ उमड़ी है, उसके बावजूद कार्रवाई के नाम पर सन्नाटा और भीड़ इतनी ज़्यादा कि एकदम से कोरोना विस्फोट हो सकता है इस बाजार में। आप देखिए कि पुलिसकर्मी घूम रहे हैं यहाँ और बाजार में हजारों हजार का हुजूम उमड़ पड़ा है। किसी को कोई चिंता नहीं है कि आखिर सामाजिक दूरी भी कोई चीज़ होती है जिसकी वजह से ही कोरोना से बचा जा सकता है, लेकिन हैरान करने वाली तस्वीर है। आप बताइएगा, ये इतनी भीड़ उमड़ी है, सामाजिक दूरी कहाँ है? सर्दी की वजह से ये दुकान पर 1000 रुपए का कोई भी बगैर मास्क के नहीं रहेगा। बता पूछ रहे हैं, देखिए जवाब ही नहीं दे रहे हैं। सामाजिक दूरी कहाँ, इतनी भीड़ उमड़ी है, कुछ बोलेंगे? कोई जवाब नहीं। क्योंकि इनको सब मालूम है, लेकिन ये खुद पालन करने में अक्षम साबित हो रहे हैं। पुलिस विभाग पूरी तरह से, ये चुनौती है पुलिस के लिए कि आखिर हजारों हजार का हुजूम कैसे राजा मंडी बाजार में उमड़ पड़ा, क्या कर रही है पुलिस, आखिर कैसे कोरोना से मुकाबला होगा। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। दिल्ली एनसीआर में कोरोना के मरीजों में हुए जबरदस्त इजाफे के बाद अब कुर्ब जवार के अजला में भी इंतजामिया ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। दिल्ली एनसीआर से जुड़े अलीगढ़ जिले में दाखिल होने वाले सभी अफराद की जांच बॉर्डर पर ही की जा रही है। अलीगढ़ के डीएम चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि हाल के दिनों में जो लोग भी अलीगढ़ में आए हैं या आ रहे हैं उन पर हमारी टीमें नजर बनाए हुए हैं, जिसको लेकर हम मुसलसल अफसरान के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं। 2 टीमें गभाना टोल प्लाजा और टप्पल पर चेकिंग कर रही हैं। हमने निगरानी समिति को भी दोबारा से मुतहरिक किया है कि गांव में कोई भी बाहर से आया है तो इसकी फहरिस्त तैयार करके फौरी जांच कराई जाए। नहीं है, लेकिन एहतियातन हमने दिल्ली से जो आने वाले एनसीआर से आने वाले लोग हैं उनके 2 पॉइंट बनाए हैं, एक गभाना में और एक जो जेवर टोल प्लाजा है उसके नीचे उतरने के बाद, वहाँ पर हम उनका परीक्षण कर रहे हैं। कल भी परीक्षण हुआ है
और आज भी हुआ है। आज हमने सारी निगरानी समितियों को दोबारा से सक्रिय किया है कि गांव में अगर कोई बाहर से आया है तो उस पर निगाह रखें और जो बाहर से आने वालों की सूची बना करके उनका भी जल्दी से जल्दी उनका परीक्षण करा दें। कोविड जांच दिल्ली में चूँकि तीसरा फेज़ आ गया है और प्रतिदिन केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। यह बॉर्डर का एरिया है, दिल्ली से बहुत लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, इसलिए हमारे CMO साहब ने कल आदेश दिया था उन DM जिलाधिकारी सर के आदेश के अनुसार कि बॉर्डर पे दोनों बॉर्डर हैं वहाँ पे जो भी बाहर से आ रहे हैं उनकी जांच की जाए, ताकि कोई भी जो है आपातकालीन स्थिति के लिए हम लोग तैयार रहें। बाहर से जो भी व्यक्ति पॉजिटिव है उनको रोका जाए। वज़ीर-ए-आला योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट मेट्रो आगरा के पहले स्टेशन की तामीर का काम शुरू हो गया है। आगरा के 30 किलोमीटर तवील मेट्रो प्रोजेक्ट में सबसे पहले फतेहाबाद स्टेशन के तामीर के लिए आज मशीनें पहुंच गईं। आगरा के पहले मेट्रो स्टेशन की कंस्ट्रक्शन साइट का हमारे नुमाइंदे हिमांशु त्रिपाठी ने जायजा लिया। सरकार के CM योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट मेट्रो प्रोजेक्ट का निर्माण आगरा में शुरू हो चुका है। तो आगरा में जो पहला स्टेशन है जिसका निर्माण आज से शुरू किया गया है वह है फतेहाबाद रोड स्टेशन, और फतेहाबाद रोड स्टेशन पर मशीनें पहुंच चुकी हैं निर्माण के लिए और बैरिकेडिंग का काम आप देखिए इस तरह से किया जा रहा है लगातार। तो ये जो एक माल के पास बन रहा है ये फतेहाबाद रोड स्टेशन, इसके बाद जो दूसरा स्टेशन होगा वह ताजपूर्वी गेट का स्टेशन होगा। तो इस तरह से मेट्रो का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था उसके लिए काम आज से शुरू कर दिया गया है। लोगों को इंतजार था और जो सिकंदरा से ताजपूर्वी गेट तक पहला कॉरिडोर 14 किलोमीटर का लंबा होगा और दूसरा आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक 16 किलोमीटर होगा। तो इस तरह से 30 किलोमीटर का जाल बिछेगा मेट्रो का आगरा में, और इसके लिए जो शुभ घड़ी थी वह आ चुकी है और मेट्रो का प्रोजेक्ट का काम आज से आगरा में शुरू हो चुका है। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली अख्तरुल ईमान ने खलफ बर्दारी के दौरान लफ्ज हिंदुस्तान पर एतराज करके ऐवान के माहौल को गरमा दिया। बाद में उन्होंने इस पर सफाई दी, मगर बीजेपी को मौका मिल गया और बीजेपी ने कहा कि जिनको लफ्ज हिंदुस्तान पर एतराज है वो पाकिस्तान चले जाए। भारत की जगह पर हिंदुस्तान हमेशा लिखा गया है संविधान में, भारत के लोग भारत का संविधान, इसलिए मैं भारत की इजाजत को जो मैं भारत के नाम से उर्दू था। बिहार में नौ मुंतखब अरकान असम्बली की हलफ बर्दारी के दौरान MIM के रुकन असम्बली अख्तरुल ईमान ने लफ्ज हिंदुस्तान पर एतराज जताते हुए ऐवान में थोड़ी देर के लिए अजब व गरीब सूरत हाल पैदा कर दी। दरअसल हलफ बर्दारी के लिए जैसे ही उनका नाम पुकारा गया उन्होंने खड़े होकर लफ्ज हिंदुस्तान पर एतराज जताया। अख्तरुल ईमान को उर्दू में हलफ लेना था, लेकिन उर्दू में भारत की जगह हिंदुस्तान लफ्ज के इस्तेमाल पर उन्होंने एतराज का इजहार किया। उन्होंने प्रोटेम स्पीकर से लफ्ज भारत इस्तेमाल करने की गुजारिश की। मैं अख्तरुल ईमान जो कानून साज असम्बली का मुंतखब हुआ हूँ, खुदा के नाम से हल्फ लेता हूँ कि मैं कानून के जरिए कायम करदा भारत के आईन के सही अकीदत और खुलूस रखूँगा। मैं भारत की खुद तारीख और एक जगह कायम रखूँगा और जिस वहदे पर मैं फायद होने वाला हूँ उसके फराइज़ ज़ाना तौर पर अंजाम दूँ। अख्तरुल ईमान के इस मुतनाज़ा बयान के बाद बीजेपी को तो मौका ही मिल गया और बीजेपी लीडर नीरज बबलू ने कहा कि जिनको हिंदुस्तान पसंद नहीं है वो पाकिस्तान चला जाए। वहीं JDU लीडर मदन सहनी ने कहा कि अगर वो हिंदुस्तान बोलते तो भी कोई हर्ज नहीं। बिल्कुल गलत ऑब्जेक्शन है। जिनको इस देश में रहने वाले जिन व्यक्ति को, जिन जनप्रतिनिधि को हिंदुस्तान शब्द पसंद नहीं है उनको पाकिस्तान जाना चाहिए। इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है ऐसे व्यक्ति को। बिल्कुल सदन छोड़कर पाकिस्तान जाना चाहिए, किसी और देश जाना चाहिए जिनको हिंदुस्तान शब्द पसंद नहीं है। ये पूरा गलत नियति है, गलत परंपरा है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तान भी बोला जाता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, बोलना चाहिए था। और होता है कि कभी कभी लोग शपथ ग्रहण में अपने आप को कुछ अलग दिखने के लिए या बोलने के लिए कुछ ऐसा करते हैं, तो उसकी बहुत आवश्यकता नहीं थी।
मामले को तूल पकड़ता देख अख्तरुल ईमान ने अपने बयान पर सफाई दी और कहा कि उन्होंने सिर्फ मशवरा दिया था, एतराज नहीं जताया था। ये मैंने मशवरा मांगा, कोई आपत्ति नहीं थी हमारी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम ये गीत गुनगुनाते हैं, भारत से प्रेम करते हैं, इंडिया से लव करते हैं। अख्तरुल ईमान ने सफाई देकर माहौल को ठंडा तो जरूर कर दिया, मगर क्या ये धमाकेदार एंट्री असेंबली सेशन के हंगामा खेज होने का पेशखीमा तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जमीयत उलमा बिहार ने एक बार फिर से मुस्लिम वजीर नहीं बनाए जाने पर अफसोस का इजहार किया है। जमीयत के मुताबिक सूबे की तारीख में यह पहला मौका है जब रियासत की 17% अक़लियती आबादी के एक भी नुमाइंदे को काबीना में जगह नहीं दी गई। जमीयत ने नीतीश कुमार से मुतालबा किया है कि यह संजीदा मसला है जिस पर गौर करने की जरूरत है। देखिए, ये एक अलमिया है। बिहार एक यूपी के बाद एक बड़ा इलाका है जहां मुस्लिम आबादी है। 17% तो यहाँ वोटर हैं मुसलमान। बदकिस्मती है कि एक अच्छा काम किया था नीतीश कुमार ने कि 11 आदमी को टिकट दिया था, लेकिन बदकिस्मती है कि वो नहीं जीत सके किसी भी नाराजगी की वजह से। बहुत से वजूहात हैं हारने के, उस पर बात नहीं होगी अभी। और इनके जो कैडर के लोग हैं वो भी काम नहीं कर सके, इनको वो नहीं दिलवा सके वोट। लेकिन हमारा ये कहना है कि जिस अशोक चौधरी को जो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं थे उनको इन्होंने वोट दिलाया, वैसे ही इनके पार्टी नीतीश कुमार वजीर आला बिहार से हमारी अपील है कि आपके पार्टी के भी बाज़ जिले में बहुत एक्टिव मेंबराना हैं, जिसके हम तो जानते ही, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। जिस तरह अशोक चौधरी को आपने वोट दिलाया, उसी तरह वैसे काम के आदमी को, ज़मीन के आदमी को आपको चाहिए कि अक़लियतों का नुमाइंदगी दे। इसलिए कि अलमिया होगा बिहार में पहली तारीख ऐसी नहीं लिखी जाए कि इस वजारत में एक भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं हुआ, जबकि यहाँ ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कि अक़लियती फलाह जो है महकमा मुसलमानों के बहुत से 7-8 बोर्ड है, जिसमें उसमें अक़लियती फलाह के काम करने के लिए सबसे पहले बिहार ही में बना है और उसका वजीर जनरली मुसलमान बनता है, बनना भी चाहिए, जो अभी अलमिया है। इसलिए अगर दूसरी जब वजारत ओथ हो तो हमारी वज़ीर आला से अपील होगी। बिहार में बीजेपी की जानिब से लव जिहाद के नाम पर कानून बनाने की मांग के बाद सूबे में सियासत गर्म है। एलजेपी ने कहा है कि हर मसले का कानून पहले से मौजूद है, लेकिन सूबाई हुकूमत इस पर अमल नहीं करती। एलजेपी के मुताबिक बिहार में क्राइम बढ़ रहा है, जिस पर काबू पाने में नीतीश कुमार नाकाम रहे हैं। ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और स्पष्ट बयान आ भी गया है यहाँ के प्रदेश जनता दल यू के अध्यक्ष का कि यहाँ उस सब कोई मसला नहीं है, यहाँ उस पर कोई लागू होने वाला नहीं। ये एक माइलेज लेने के लिए कुछ लोग लगे हुए हैं, लेकिन ये तो टोटल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। प्यार पर पहरा डालना। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। शब बखैर।